हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी। डी प्लस बी के लिए एमआरएस के लिए यूपी टीजी टीपीजी एग्जाम्स के लिए आपको मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन गाइस चल रहे हैं और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए। काफ़ी किसी भी टीजी टीपीजी एग्जाम्स को आप देने जा रहे हैं तो उसमें बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, तो स्किप मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और सब्सक्राइब कर लीजिए सबसे पहले, पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं, और लास्ट तक बने रहिएगा गाइज। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को अगर आपको क्वेश्चन लेवल अच्छा लगे। ठीक है, चलिए देख लेंगे गाइज क्या है आज की क्लास में हमारे पास, और बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी टाइम्स मिल्टन इन्वोक अ म्यूज। मिल्टन कितनी बार म्यूज को इन्वोक करते हैं पैराडाइज लॉस्ट के अंदर। तो ये गाइज यहाँ पे बात आ रही है थ्री टाइम्स वो इन्वोक करते हैं। ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। सी ऑप्शन करेक्ट है। हु लीड्स एडम एंड ईव आउट ऑफ द पैराडाइज। कौन लीड करता है जब वो पैराडाइज से बाहर अर्थ पे आ जाते हैं, तो उनको कौन लीड करता है जो एडम और ईव होते हैं। गॉड है इसमें, द सन है, माइकल है या फिर राफेल है। तो यहाँ पे अगर बात है तो माइकल की हो रही है। ठीक है, माइकल यहाँ पे जो है इनको करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट मिल्टन एम्यूलेट। किस पोएट को मिल्टन एम्यूलेट करते हैं। तो इसमें वर्जिल है, होमर है, बोथ वर्जिल किसके वर्क से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित रहते हैं, किसका प्रभाव जो है उनके वर्क्स में हमें नजर आता है। तो यहाँ वर्जिल और होमर की बात हो रही है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन प्रेजेंटिंग हिज आर्ग्यूमेंट इन एसे ऑफ ड्रामेटिक पोएजी, ड्राइडन, जॉन ड्राइडन का वर्क है ये, एसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी। तो टेक्स अप द सब्जेक्ट दैट हैड सेट फोर्थ इन हिज डिफेंस ऑफ पोएजी इन 1580। ठीक है, तो बता दीजिए जॉन ड्राइडन, जॉन बेनियन, सैमुअल जॉनसन या फिर फिलिप सिडनी, कौन सा आपका आंसर होगा इसके अंदर। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है यहाँ पे गाइस कि इन प्रेजेंटिंग हिज आर्ग्यूमेंट, जो आर्ग्यूमेंट हमें उनके ड्रामा में नज़र आ रही है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि ड्राइडन टेक्स अप द सब्जेक्ट दैट, कि किसके बारे में, किसने एक हैड सेट फोर्थ हिज डिफेंस ऑफ पोएजी। ठीक है, हिज डिफेंस ऑफ पोएजी के लिए किसने एक सेट फोर्थ किया है, तो 1580 में आया है। यहाँ फिलिप सिडनी की बात हो रही है, यानी कि हमारा जो आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। जॉन बेनियंस द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस इन एज एग्जाम्पल। ठीक है, किस चीज़ का एग्जाम्पल है जो जॉन बनियन की पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है। तो देखिए एलिगरी है, यहाँ पे डबल मीनिंग हमें देखने को मिलता है। एक ऐसा मीनिंग एलिगरी का मतलब होता है जहाँ पे हमें किसी भी कहानी में डबल मीनिंग, एक तो सामने दिखाई देता है, हमें सामने की स्टोरी चल रही होती है, और एक से साइड में, एक बैक में एक स्टोरी चल रही होती है जो मॉरल होती है, जिससे हमें एक मॉरल वैल्यू हमें मिलती है अपने लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा गाइस आपका। एरिस्टोफल अ पास्टोरल एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड वैलोरस नाइट सर फिलिप सिडनी। ये पूरा का पूरा नेम है, यहाँ से लेके यहाँ तक आप इसको याद रखिएगा। ये एक पोयम है, इंग्लिश पोएट, कौन से इंग्लिश पोएट के द्वारा एक पोयम है, क्या है गाइस। एरिस्टोफल अ पास्टोरल एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नोबल एंड वैलोरस नाइट सर फिलिप सिडनी। तो ये एडमंड स्पेंसर की पोयम है। किसकी है, बी ऑप्शन एडमंड स्पेंसर। रेपिटिशन ऑफ अ वर्ड और एक्सप्रेशन, वर्ड थोड़ी होगा, ये वर्ड होगा यहाँ पे गाइस। ठीक है, वर्ड हो जाएगा। ये एल को आप स्किप कर दीजिए, एल यहाँ पे नहीं है कुछ भी, ये एल कुछ नहीं है। एक सेकेंड, ये एल गाइस कट कर दीजिए यहाँ से, आपका वर्ड है ये। ठीक है, वर्ड याद रखिए इसको। तो रेपिटेशन ऑफ वर्ड, किसी वर्ड का या फिर किसी एक्सप्रेशन का रेपिटेशन बिगिनिंग में या फिर सक्सेसिव फ्रेज में, किसी भी सक्सेसिव फ्रेज में बिगिनिंग में जो आप बार बार आता है, क्लॉजेज में, सेंटेंसेज में, वर्ड्स स्पेशली फॉर रेटोरिकल और पोएटिक इफेक्ट, उसके रेटोरिक और पोएटिक इफेक्ट को देने के लिए उसके अंदर। ठीक है, तो रेपिटेटिव है, एनाफोरा है, नन है, टॉटोलॉजी है। तो इसमें आपका एनाफोरा हो जाएगा। ठीक है, एनाफोरा हमेशा स्टार्टिंग में, हर लाइन में स्टार्टिंग में या तो कोई वर्ड रिपीट होता है या कोई क्लॉज या फिर फ्रेज रिपीट होती है। ठीक है, अ वेल नोन एक्सप्रेसिंग समथिंग दैट इज ऑलवेज ट्रू अबाउट द पीपल और द वर्ल्ड। ए वेल नोन एक्सप्रेसिंग समथिंग, ठीक है, सबके मतलब एक ऐसी जानी मानी बात जिसको सभी जानते हैं अच्छे से, दैट इज़ ऑलवेज ट्रू, जो हमेशा ही ट्रू रहती है, अबाउट द पीपल, लोगों के बारे में या फिर संसार के बारे में, है ना। एक तरीके से जो कहावतें होती हैं जो पहले से चलती आ रही हैं और हम आज भी वो हमें जो है सच ही नज़र आती हैं कहीं ना कहीं। तो ऐसी चीज़ों को क्या कहते हैं, एफोरिज्म है, एडिज है, नन है, प्रोवर्ब है। तो मेरे हिसाब से ये आपका हो जाएगा एडिज होना चाहिए। ठीक है, एडिज हो जाएगा, यानी कि हमारा बी ऑप्शन सही है।
द मैस्कुलाइन फॉर्म ऑफ डक इज, डक की मैस्कुलाइन फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे आपका गेंडर है, ड्रॉन है, ड्रेक है और गूज है। तो देखिए आई थिंक ड्रेक होना चाहिए इसमें, ठीक है, ड्रेक हो जाएगा। गूज तो गीज गूज तो शायद आपका, और एक आपका ड्रॉन है, ड्रॉन तो जो ये मधुमक्खियाँ रहती हैं ना, इनका फीमेल होता है, उसको ड्रॉन कहते हैं, मेल होता है, सॉरी मेल है ना, यस। और गूज का गेंडर होता है, ठीक है, गूज का गेंडर होता है। तो ये दोनों आप अपने आप में ही अपोजिट है यहाँ पे। चलिए, द वर्ड इन्वेड हैज़ द नाउन फॉर्म। अगर वर्ड इन्वेड की बात करेंगे तो इसकी नाउन फॉर्म क्या होती है? यहाँ पे इन्वेडियन है आपके सामने, इन्वेशन है, इन्वेजन है और इन्वेडमेंट है। तो आपको यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, बट यहाँ पे जो इन्वेजन है यानी कि INVASION, ये आपका यहाँ पे नाउन फॉर्म होगी इसकी वर्ड इन्वेड की। हार्डली डैश रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड। तो हार्डली के साथ ही हेड का यूज़ करेंगे, हार्डली हैड शी हो जाएगा, हार्डली हैड शी रीच्ड हर होम व्हेन द रेन स्टार्टेड, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमारा देखिए सेकंड जो सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, तो डेफिनेटली जो पहला वाला होगा हमारा पास्ट परफेक्ट में होगा, हार्डली के साथ वाला, ठीक है। द पोस्ट वॉन्टेड टू नो डैश डन द जॉब। तो हाउ आई हैड दैट, हाउ हैड आई, हाउ हैड आई, तो ये हाउ हैड आई होना चाहिए, क्योंकि हाउ यहाँ पे एक एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, और हाउ हैड आई होगा मेरे हिसाब से। तो डी ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए इसका, ठीक है भाई। नहीं सॉरी मैं ही गलत हूँ गाइस, सॉरी। हाँ, क्योंकि कंजंक्शन के तौर पे तो ये होना चाहिए, मैं कह भी रही हूँ और फिर गलत बता रही हूँ आपको, ठीक है। तो देखिए हाउ कंजंक्शन एज अ यूज हो गया है, और दोबारा से हमारा ये नेक्स्ट सेंटेंस शुरू हो गया आई हैड से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हाँ, इसी तरीके से आप लोग करेंगे इसको। अ व्हीकल फॉर कैरिंग अ डेड बॉडी, एक व्हीकल जो डेड बॉडी को कैरी करता है, तो ये क्या एम्बुलेंस होता है, कार्ट है, हेर्स है, हेयर्स है या फिर लॉरी है। लॉरी तो जो बोझा बढ़ने के लिए यूज़ होते हैं, ट्रक वगैरह को कहते हैं, और एम्बुलेंस आप जानते हैं किसी भी पेशेंट को ले जाने के लिए होती है, और कार्ट आप जानते हैं, कार्ट टांगे वगैरह, बुलक कार्ट, कई तरह के कार्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हेयर्स हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। हेयर्स जो होती है वो एक ऐसी कुछ भी कहें आप, डेड बॉडी को कैरी करने वाला व्हीकल होता है। हु स्पीक्स, वी आर द मशीन, इट्स ब्रेन्स एंड, ये क्या है गाइस, सिन्यूज। हाँ, सिन्यूज इज फॉर अस टू लीड एंड टू डिटरमाइन व्हाट इज टू बी डन एंड डू इट विदाउट फियर और फेवर, ठीक है। कौन कहता है कि वी आर द मशीन, हम सब मशीन हैं, इट्स ब्रेन्स, ये दिमाग है ना, इट इज़ फॉर अस टू लीड, जो हमें लीड करता है, एंड टू डिटरमाइन, और हमें दृढ़ करता है इस बात के लिए कि व्हाट इज़ टू बी डन, कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो इस टाइप की जो स्टेटमेंट है वो किसके द्वारा दी जा रही है? जॉन एंथनी इस टाइप के अंदर, स्नो सिल्वर बॉक्स के अंदर, लैटी इंजॉय, या फिर अल्फ्रेड कॉले इन द पीजेन। तो देखिए ये पहला ही ऑप्शन करेक्ट है आपका, जो जॉन एंथनी है यहाँ पे, जो 13 प्लेट्स के जो यहाँ पे चेयरमैन पर्सन है उनका नेम है। तो जॉन एंथनी जो है, रॉबर्ट्स जो लीड करता है वो लेबर को करता है, तो उसका जो नायक बोलते हैं, जो भी आप बोले उसको। तो यहाँ पे जो जॉन एंथनी है वो इस टाइप के अंदर इस स्टेटमेंट को कहते हैं। हुज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द, ये क्या है, अच्छा एरिस्टोक्रेटिक होगा ये, सॉरी गाइस, कहीं ना कहीं टाइपो हो ही जाता है, कितना भी अच्छे से कर लूँ, सॉरी इसके लिए। एरिस्टोक्रेटिक है ये, ठीक है। द एरिस्टोक्रेटिक लंदन क्लब इज रिजेक्टेड इन गर्ल्स विद डिस्प्ले लॉयल्टीज। हुज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप ऑफ द एरिस्टोक्रेटिक, किसकी जो एप्लीकेशन पर मेंबरशिप के लिए एरिस्टोक्रेटिक लंदन में क्लब इज रिजेक्टेड इन गर्ल्स विद डिस्प्ले, है ना, किसकी एप्लीकेशन की वजह से इन्होंने लॉयल्टीज़ को रिजेक्ट कर दिया था करने के लिए? तो कैनिंज की, डी लेविस की, सेंट अर्थ या फिर विंसर, क्या होगा इसका आंसर? तो बढ़िया क्वेश्चन है, नया भी होगा आपके लिए, मुझे नहीं लग रहा इससे पहले आपको इसका आंसर पता होगा। तो देखिए यहाँ पे जो डी लेविस हैं, इनकी वजह से, इनकी एप्लीकेशन की वजह से वहाँ पे जो लंदन क्लब के अंदर एरिस्टोक्रेटिक लंदन में इनके इस लॉयल्टीज प्ले को रिजेक्ट कर दिया गया था, किसकी? डी लेविस की वजह से। अ कैरेक्टर इज फेड अप विद द लाइफ, सॉरी गाइस मैं कई बार भूल जाती हूँ इसको, एक बार मैं, ठीक है, एक बार मैं इसको एयरप्लेन मोड पे, ताकि जो बार बार ना वगैरह, ठीक है। आ कैरेक्टर इज फेड अप विद द लाइफ एंड स्पीक्स अवर लाइफ इज अ लाई, इट्स स्ट्यूपिड, इट्स डिस्गस्टिंग, आई एम टायर्ड ऑफ इट, प्लीज लीव मी अलोन, है ना। तो ये स्टेटमेंट बताइए किसकी है? अ कैरेक्टर इज फेड अप विद द लाइफ एंड स्पीक्स,
एक कैरेक्टर है जो फेड अप हो जाता है विद लाइफ से और कहता है, इस टाइप की स्टेटमेंट को कहता है। तो यहाँ पे बताना है आपको कि कौन सा वो कैरेक्टर है। क्लेयर है फ्यूजिटिव में, मैलिस है फ्यूजिटिव में, बर्नी है, या फिर ये सारे कैरेक्टर फ्यूजिटिव के मैं बता दूं आपको, क्लेयर हो, मैलिस हो, बर्नी हो, वर्ले हो, ये सारे के सारे कैरेक्टर द फ्यूजिटिव है जो जॉन गाल्सवर्दी का है। ठीक है, किसके कैरेक्टर है सारे? द फ्यूजिटिव। ठीक है, फ्यूजिटिव, भगोड़ा कहते हैं जिसको। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए इसके कैरेक्टर हैं सारे और जो आंसर है वो क्लियर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है इसमें। यस, Galsworthy has dramatized the problem in the form of a fantasy of the conflict between the values of city and country life। अब जानते हैं कि कंट्री लाइफ और सिटी लाइफ के बारे में इन्होंने बात की है, वैल्यूज़ की बात की है अपने प्लेस के अंदर, सोसाइटी को लेकर के बात की है। तो इन द माइंड ऑफ एन इनोसेंट माउंटेन गर्ल इन हिज प्ले, तो इनोसेंट माउंटेन गर्ल की बात किस प्ले के अंदर हो रही है? तो इसमें डिफेट है, द सन है, पंच एंड गो है, अ लिटिल ड्रीम है। कौन सा आंसर आपका करेक्ट है यहाँ पे? तो अ लिटिल ड्रीम आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर बात एक छोटी सी माउंटेन गर्ल की, इनोसेंट सी गर्ल की बात हो रही है तो उसके बारे में अगर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कोई प्ले तो ये आपका लिटिल ड्रीम हो जाएगा। विच प्ले ऑफ गाल्सवर्दी पोर्ट्रे अ फाइनेंशियर स्काउंड्रल एड्रियन। ठीक है, एक फाइनेंशियल स्काउंड्रल है यहाँ पे जो वो करता है, गपले वगैरह करता है। तो एड्रियन बैस्टेपल इसका नाम है, who accumulates thousands of pounds through fraud and swindle। ठीक है, ये काफ़ी सारे जो है कि गमन कर लेता है, thousands of pounds का कम से कम फ्रॉड करता है। ठीक है, तो ये किस में इस बात का जिक्र है? फॉरेस्ट में, आ फैमिली मैन में, लॉयल्टीज़ में, विंडोज़ में। सारे के सारे जो प्लेज हैं, सॉरी जो नॉवल हैं या प्लेज जो भी हैं, ये सारे आपके जॉन गाल्सवर्दी की हैं। लेकिन यहाँ पे किसकी बात हो रही है, कौन सी ये हमें मिल रही है? तो ये हो जाएगा द फॉरेस्ट। ठीक है, द फॉरेस्ट हमारा आंसर है। गाल्सवर्दी पोर्ट्रेज लॉयल एंड डिवोटेड वाइव्स। ठीक है, लॉयल और डिवोटेड वाइव्स पोर्ट्रे करता है गाल्सवर्दी थ्रू द कैरेक्टर्स ऑफ एनीड अंडरवुड एंड एनी रॉबर्ट्स। इन किस में बताइए? एनीड अंडरवुड और एनी रॉबर्ट्स की बात किस में, किसके हैं ये दोनों कैरेक्टर? फ्यूजिटिव, पिजियन, द फॉरेस्ट, स्ट्राइव। तो ये आपके द फॉरेस्ट के ही हैं। ठीक है भाई, द फॉरेस्ट के सी ऑप्शन। वर्ड्सवर्थ स्पेंड द समर एंड ऑटम ऑफ 1790 इन अ वॉकिंग टूर इन फ्रांस। अब जानते हैं 1790 में ये टूर करते हैं, 4 बार जाते हैं फ्रांस। तो इसमें जो है स्विट्ज़रलैंड, एल्प्स, इटली और जर्मनी भी शामिल हैं जो वो करते हैं। तो इसमें विच इज़ डिस्क्राइब्ड इन, ये बात कहाँ पे डिस्क्राइब करी है इन्होंने? एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई में, द टेबल स्टन में, द थॉर्न में, डिस्क्रिप्टिव स्केचेस में। तो इसका आंसर आपका आई होप गाइस डी ऑप्शन है, यानी कि डिस्क्रिप्टिव स्केचेज, जो कि 73 में लिखा गया है इसको। ठीक है, और इसमें जो है ये हीरोइक कपलेट में लिखा गया है इसको। ठीक है, एज यू लाइक इट इज़ अ पास्टोरल कॉमेडी। ये एक पास्टोरल कॉमेडी है जिसमें पास्टोरल आप जानते हैं कि जिसमें रस्टिक लाइफ दिखाई गई हो, चरवाहे वगैरह दिखाए गए हो, इस टाइप से चीज़ें रहती हैं। तो विलियम शेक्सपियर बिलीव्ड टू हैव बीन रिटन एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1723। बताइए इसमें। तो 1599 फर्स्ट फॉलियो में आया था, 1595 में, 1601 में, 1605 में। कब आया था ये? तो आई होप गाइज इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, यानी कि 1599 में बात करेंगे हम लोग एज यू लाइक इट की। ये आया था फर्स्ट फॉलियो में, ये पब्लिश हुआ था। विच कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट प्रोवाइड्स अ शार्प कंट्रास्ट टू द अदर कैरेक्टर्स इन द प्ले, ऑलवेज ऑब्जर्विंग एंड डिस्प्यूटिंग द हार्डशिप्स ऑफ लाइफ इन द कंट्री। विच कैरेक्टर, कौन सा कैरेक्टर है एज यू लाइक इट में जो हमेशा ही शार्प कंट्रास्ट प्रोवाइड करता है अदर कैरेक्टर से और प्ले से, ऑलवेज ऑब्जर्व करता है एंड डिस्प्यूट करता है एंड हार्डशिप्स उसकी लाइफ में रहती हैं कंट्री में? तो जैक्स है, ओलिवर है, कॉरिन है, सिल्वियस है। यस, तो इसमें जैक्स है गाइज। ठीक है, मेलंकलिक मैन भी इसको कहा जाता है, जैक्स को मेलंकली मैन। द प्ले इज सेट इन अ डची इन फ्रांस बट मोस्ट ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन अ लोकेशन कॉल्ड द। ये जो प्ले है ये डची इन अ डची फ्रांस में इसको जो है सेट किया गया है, सेटिंग है इसकी। लेकिन जो मोस्ट ऑफ द एक्शन है इसके वो कहाँ पे होते हैं? एक लोकेशन है, क्या कहा जाता है उस लोकेशन को? क्या फॉरेस्ट ऑफ आर्डन, फॉरेस्ट ऑफ गार्डन, इलारिया, नॉर्मंडी? तो यहाँ पे शायद फॉरेस्ट ऑफ आर्डन है ना, क्योंकि हमें पता है कि एज यू लाइक जो है इसकी सेटिंग कहाँ पे है? फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में। रोजलिंड डिस्गाइजेज, किसके रूप में डिस्गाइजेज होती है? जो कि जॉब्स ऑन पेज,
और जो सीलिया है डिस्गाइजेज है। दोनों का बताना है आपको कि जो रोजलिन जो है वो आप जानते हैं गैनीमेड की फॉर्म में होती है, और ये जो सीलिया है उसके चाचा की जो बेटी है ये किसके रूप में आप अपने आप को डिस्गाइज करती है। तो दोनों का आपको पता होना चाहिए, और ये आपका हो जाएगा एलिना। ठीक है, याद रखिएगा इसको, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। पहला ही आंसर सही है, गैनीमेड जो है वो रोजलिन है, और एलिना अपने आप को किस रूप में डिस्गाइज करती है, वो अपने सीलिया। ठीक है, सीलिया एलिना के रूप में। चलिए नेक्स्ट, इन दिस प्ले फीबे रेफर्स टू अ फेमस लाइन, एक फेमस लाइन बोलता है फीबे, Whoever loved that loved not at first sight, वो प्यार ही किया जो पहली नज़र में ना हो। तो टेकन फ्रॉम विच वॉज पब्लिश्ड इन 1598, या फिर 99 कह दीजिए, कब पब्लिश हुआ था ये। मार्लोज हीरो एंड लिएंडर में, मार्लोज द पैशनेट सेफर्ड टू हिज लव, या फिर मार्लोज डिडो क्वीन ऑफ कार्देज, या फिर मार्लोज जदयू ऑफ माल्टा। ठीक है, रेफर्स टू अ फेमस लाइन, किस प्ले में एक फेमस लाइन इससे ली जाती है, ये वाली Whoever loved। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को। ठीक है, ये एज यू लाइक इट की लाइन है, और ये किस में हमें और किस में नज़र आती है बताइए। तो बिल्कुल गाइज ये क्वेश्चन अच्छा है, पता होना चाहिए आपको इसका। मुझे लग रहा है कि मार्लो की जो हीरो एंड लिएंडर है नाम की जो पोयम है उसमें इसको जो है यूज़ किया गया। ठीक है, चलिए, Who objected to the immortality of the characters and Touchstone's constant cloning in As You Like It? बताइए कौन ऑब्जेक्ट करता है इमोर्टैलिटी के लिए जो कि कैरेक्टर्स की रहती है, टचस्टोन्स की कांस्टेंट क्लॉनिंग की और एज यू लाइक इट में। ठीक है, कौन है टचस्टोन? एक क्लॉन है, आप जानते हैं। तो T.S. Eliot, टॉल्स्टॉय, डॉक्टर जॉनसन, जॉन ड्रैडन, कौन कहते हैं इस बात को, कौन ऑब्जेक्ट करते हैं इस चीज़ का? तो ये आपका रहेगा आंसर टॉल्स्टॉय। ठीक है भाई, टॉल्स्टॉय आपका आंसर होगा, यानी कि बी ऑप्शन। एग्रीकल्चरल डिप्रेशंस, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लेफ्ट इनडेलिबल मार्क। इनडेलिबल होता है जो कभी अमिट हो जाए, जो कभी मिट न सके, जो कभी हट न सके। तो मार्क्स ऑन द इकोनॉमिकल लाइफ ऑफ, ठीक है, किस टाइम किसकी इकोनॉमिकल लाइफ पे जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, एग्रीकल्चर डिप्रेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, या फिर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का। तो शेक्सपियर के टाइम पे या फिर जॉन मिल्टन के टाइम पे। यस, अच्छा क्वेश्चन है, सभी चीज़ें पता होनी चाहिए आपको। तो ये गाल्सवर्दी के टाइम पे हो जाएगा गाइस, गाल्सवर्दी के टाइम पे है ना, हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं। देखिए वर्ल्ड वार फर्स्ट कब हुआ था? ठीक है, 1919 के दौरान हुआ था, तो ये रहेगा ये ना। तो शेक्सपियर तो वहाँ तक आते ही नहीं है। ठीक है, वर्ड्सवर्थ का भी कुछ ऐसा नहीं है, जॉन मिल्टन का भी टाइम नहीं है ये, तो आप गाल्सवर्दी को ही ले सकते हैं इसमें। अ लाइन कंसिस्टिंग ऑफ 1 मीट्रिकल फुट, एक लाइन जो केवल एक मीट्रिकल फुट को कंसिस्ट करती है उसको क्या कहा जाता है? मोनोमीटर हो जाएगा ना, एक लाइन वाला मोनोमीटर। ठीक है, 2 वाला डायमीटर होता है। इटालियन स्टेंजा फॉर्म कंपोज्ड ऑफ 11 सिलेबल जिसमें होते हैं, ये एक इटालियन स्टेंजा फॉर्म होती है जिसमें 11 सिलेबल होते हैं, और इसकी राइमिंग स्कीम क्या होती है? ए बी ए बी ए बी सी सी। बताइए, ओटावा रिमा कहते हैं इसको, टेरजा रिमा कहते हैं, राइम रॉय या फिर अलेक्जेंड्राइन। आसान है ये भी, ओटावा रिमा आप देख रहे हैं कि 8 है, ए बी ए सी, ये किसकी राइमिंग स्कीम है? ओटावा रिमा की, याद रखिएगा इसको गाइस। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इन आर्ट एंड, ये इसको अलग कर दीजिए आप, इन और आर्ट को आप अलग कर दीजिए, ये दोनों अलग हैं। ठीक है, इन आर्ट एंड लिटरेचर द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल्स एंड थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स। जब हम आर्ट या लिटरेचर के अंदर किसी भी ऐसे एक्ट को डिस्क्राइब करते हैं जहाँ पे या तो एनिमल्स की किसी भी डिस्क्राइब है एनिमल्स या थिंग्स, या तो हम एनिमल के बारे में बता रहे हो या फिर थिंग्स के बारे में बता रहे हैं, बट उसको ह्यूमन फीलिंग्स की तरीके से बता रहे हैं, जैसे वो कोई ह्यूमन है, ह्यूमन फीलिंग्स उसमें से आ रही है। तो इस टाइप से जब हम बताते हैं तो उसको क्या कहते हैं? ह्यूमन फैलेसी, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, या फिर पैथेटिक फैलेसी। तो ये आसान सा क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है गाइस, सभी को पता है पैथेटिक फैलेसी कहते हैं इसको। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा, है ना। चलेगा, यही थे आज के क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।